हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होगा। बीकॉम पार्ट थर्ड के सीरीज में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किए हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर 1 को पढ़ चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बीकॉम पार्ट थर्ड चैप्टर 2 कॉस्ट अकाउंट। और ये जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये कॉस्ट का एलिमेंट्स क्या है, इसको हम लोग इस क्लास में डीपली समझेंगे ताकि कॉस्ट अकाउंट का प्रिपरेशन हम अच्छे ढंग से कर सके। और ये कॉस्ट अकाउंट कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आईकॉम बीकॉम और यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। अभी थोड़ा समय के अभाव में गैप होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गैप को फुलफिल किया जाए और नियमित रूप से सभी वर्ग के लिए वीडियो अपलोड किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्लास के हर सब्जेक्ट वाइज उसमें प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप अपने क्लास के मटेरियल को प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कॉस्ट का एलिमेंट क्या है, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड के कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमको ये समझना बेहद आवश्यक है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, जो लागत के तत्व है ये क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित लागतों का अध्ययन करते हैं और जो ये उत्पादन में मुख्य रूप से जो व्यय आते हैं, जो इसमें जो उत्पादन के लिए जिस प्रकार का जितने भी व्यय सम्मिलित किया जाता है, जो मुख्य व्यय है, उसी को हम लोग लागत के तत्व कहते हैं, अर्थात एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंट में मेनली हमको यही पढ़ना है कि कोई भी अगर हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सेल आउट तक क्या हमको एक्सपेंस आ रहा है, उसी को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो उसमें जो मुख्य रूप से जो व्यय होगा, जो उसका एक्सपेंसेज आएगा उत्पादन से लेकर उसके सेलिंग तक, वही लागत के तत्व अर्थात एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाएगा। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, वो मेनली हमको इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ना है। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, इसे समझ लीजिए। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ सजाया है। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, पहला इसका होगा मटेरियल, पहला होगा इसका मटेरियल जो यहाँ है सामग्री, दूसरा होगा लेबर एंड तीसरा होगा व्यय एक्सपेंसेस। ये फिर इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे मटेरियल को समझ लीजिए, मटेरियल क्या है, तो हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल की आवश्यकता जो होती है वो मटेरियल आने के बाद ही हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। अगर मटेरियल नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग दो वर्गों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझिए कि हमको एक स्टील का बर्तन बनाना है, स्टील का बर्तन बनाना है तो उसके लिए हमको अधिक मात्रा में स्टील चाहिए।
तो ये जो स्टील होगा उससे डायरेक्ट जो हम बर्तन बनाएंगे तो वो डायरेक्ट मटेरियल में स्टील आ जाएगा। और स्टील बनाने से संबंधित हमको अन्य अगर किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है स्टील के बर्तन बनाने से रिलेटेड, तो वो आएगा इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष सामग्री में, इनडायरेक्ट मटेरियल में। तो ये मटेरियल हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसका जुड़ाव डायरेक्टली उत्पादन से हो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, और जिसका जुड़ाव डायरेक्टली नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्टली हो, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। दोस्तों ये जो एलिमेंट्स है इसका सेकेंड होगा लेबर, श्रम। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी उत्पादन के लिए सबसे पहला एलिमेंट्स होगा मटेरियल, दूसरा एलिमेंट्स होगा लेबर और तीसरा एलिमेंट्स होगा एक्सपेंसेस। ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर किसी भी उत्पादन को ये फाइनल करते हैं, किसी भी उत्पादन को संभव बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट सम्मिलित नहीं हो उत्पादन क्रिया में तो उत्पादन संभव नहीं है। जैसे मटेरियल नहीं होगा तो आप क्या बनाएंगे, और मटेरियल अगर हम व्यवस्था करते हैं और उसमें लेबर नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, तो प्रोडक्शन करेगा कौन। ठीक उसी तरह से एक्सपेंसेज है, अगर एक्सपेंस हम नहीं करेंगे तो ना हमारे पास मटेरियल होगा और ना हमारे पास लेबर होगा। तो ये तीन मुख्य रूप से एलिमेंट्स है। तो मटेरियल को हम लोगों ने देखा, इसका भी दो क्लासिफिकेशन होगा, और लेबर ये भी दो, इसका भी क्लासिफिकेशन होगा। ये डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष श्रम और इनडायरेक्ट लेबर अप्रत्यक्ष श्रम। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक वही इस पर भी लागू होगा जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो वो डायरेक्ट लेबर में आएगा, और जो इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड हो वो इनडायरेक्ट लेबर आएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए मशीन पे हमने जो लेबर लगाया है वो हमारा डायरेक्ट लेबर में आएगा, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तरह तरह के हमने जो चैनल बना रखे हैं उस पे जो मेरा एक्सपेंस आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। तो इस तरह का अब जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे डीपली तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंस, कौन कौन से लेबर आएंगे डायरेक्ट में, कौन कौन से इनडायरेक्ट में, उसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट होगा हमारा कॉस्ट का एक्सपेंसेज, व्यय। ये भी आपका दो तरह का होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जैसे हमने मटेरियल खरीदा, डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज किया, और उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमने लेबर लगाए हुए हैं उस पे जो एक्सपेंस करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। और दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसमें हमने लिखा है जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। थर्ड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, जो ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होकर उसके एक अन्य पार्ट के लिए है। जैसे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं तो फिर उसमें ऑफिस जो स्टाफ होगा, फैक्ट्री स्टाफ होगा, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में लगे हुए लेबर के अलावे जो हम खर्च करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है। जैसे प्रशासनिक जो खर्च होगा, प्रशासनिक स्ट्रक्चर पे जो खर्च होगा वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको मार्केट में सेल आउट करना है तो उस पे जो एक्सपेंसेज आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। तो ये हमने समझा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का जो एलिमेंट्स है, लागत का जो तत्व है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होगा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज। ये इसका भी ये तीनों पार्ट को हम लोग दो ग्रुप में फिर डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मतलब हमारा ये होगा जो हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो हमारे प्रोडक्शन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रखता हो वो डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रखता हो, अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम लोग समझ गए कि जो हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड हो, और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ प्रोडक्शन
करने के लिए जो सहायक गतिविधि होता है उस पे जो मेरा ये अगर मटेरियल है तो मटेरियल में आएगा, लेबर में है तो लेबर में, एक्सपेंस में है तो एक्सपेंस में, जो सहायक गतिविधि होता है उसको पूर्ण करने में ये तीनों अगर एलिमेंट्स लागू होते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट में होगा। तो ये हम लोगों ने समझा एलिमेंट्स को, जो कोस्ट का एलिमेंट होगा वो 3 प्रकार का होगा, तीनों को 2-2 ग्रुप में बांटेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। जो हम लोगों ने यहाँ एक्सपेंसेस देखा है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हम लोग देखते हैं। ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस 3 प्रकार के होंगे, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ये 3 प्रकार का एक्सपेंसेस कौन कौन होगा ये समझते हैं। जैसे एक्सपेंसेस एक होगा फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स मतलब जो अस्थाई व्यय है। दूसरा होगा वेरिएबल जो अस्थाई है, और तीसरा होगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो दोनों प्रकृति का है, ना तो ये अस्थाई है और ना ये अस्थाई है। तो इसको समझ लेते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस क्या होगा, जैसे हम ऑफिस में जो स्टाफ रखे हुए हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जैसे मेरा हो गया फैक्ट्री का रेंट, कोई भी अगर हम रूम रखे हुए हैं उसका रेंट, कोई भी गोडाउन रखे हुए हैं उसका रेंट, उसको संचालित करने के लिए जो मैंने मैन पावर लगा रखा है उसका रेंट इसमें आएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जितने लोग हैं, अगर उनको हम सैलरी पे करते हैं तो उसका ये फिक्स एक्सपेंसेज में आएगा। जो भी स्टाफ होगा उसका पेमेंट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो सब किस में आएगा, फिक्स एक्सपेंसेज में आएगा। नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सपेंसेज। तो फिक्स एक्सपेंसेज का मतलब हुआ जो जिस पे उत्पादन का प्रभाव नहीं पड़े, वो फिक्स होगा। वो एक अस्थाई प्रकृति क्या होगा कि आपका उत्पादन हो या नहीं हो, कम हो या ज़्यादा हो, आपको उतना एक्सपेंस जाएगा तो जाएगा। तो ये फिक्स एक्सपेंसेज के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट होगा आपका वेरिएबल एक्सपेंसेज अर्थात परिवर्तनशील। तो ये परिवर्तनशील एक्सपेंसेज क्या होगा, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पैकेजिंग, आपका उत्पादन जिस रेशियो में होगा पैकेजिंग भी उसी रेशियो में आप करिएगा। उसके बाद उसका ढुलाई का जो एक्सपेंसेज होता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, तो आपका जो उत्पादन होगा जितने रेशियो में होगा, जितना मात्रा में होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज उतना ही खपत होगा। मशीनरीज का जो मेंटेनेंस होगा वो उत्पादन पे डिपेंड करता है, तो ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेज में आएगा। अर्थात प्रोडक्शन जिस एक्सपेंस को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, वो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेज में आएगा। एंड थर्ड एक्सपेंसेज होगा सेमी वेरिएबल। ये सेमी वेरिएबल क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। ये उत्पादन इसको प्रभावित कर सकता है या न भी कर सकता है, मतलब ये इस दोनों प्रकृति से भिन्न होता है। जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ही इसमें आएगा, पूरा जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा इसमें नहीं आएगा। इसको हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने इस 2 टॉपिक को कवर किया, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा और आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपका सिलेबस भी आपके अनुसार कवर नहीं होगा और आप अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलियत मिले। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। दोस्तों, तो हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो लागत है उसका वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, वो मेनली 6 प्रकार के होते हैं। तो ये बोर्ड छोटा होने के कारण हम लोगों ने 2 टाइप्स को यहाँ लिया है
और जो नेक्स्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट करके लेंगे। तो सबसे पहला जो ये कॉस्ट होता है वो प्राइम कॉस्ट होता है, अर्थात मूल लागत। किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मूल लागत है उसी को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जानते ही हैं कि हमको उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस पर कितने एक्सपेंस आए हैं उसका कैलकुलेशन करना है। इस तरह के हम लोगों को प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मेट के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जो मूल लागत है उसका गणना हम कैसे कर सकते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। आरएम का यहाँ मतलब होगा रॉ मटेरियल, अर्थात कच्ची सामग्री जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर फर्म के पास पूर्व से ही रॉ मटेरियल कुछ बचा है तो उसको हम यहाँ लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और यहाँ आरएस है, इसका अमाउंट हम यहाँ डालेंगे। प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट बनाने में आपको ये प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज निकालना पड़ेगा, ये सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, इफ एनी। अगर उस प्रोडक्शन हाउस के पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है तब, नहीं है तो शून्य होगा, नहीं लेंगे उसको। फिर इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल और परचेज करते हैं तो उसको इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। यहाँ आरएम का मतलब होगा रॉ मटेरियल, ये ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसके कैरेजिंग में जो एक्सपेंस आएगा वो भी हमारा प्राइम कॉस्ट के अंदर ही आएगा, तो उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। और यहाँ लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्शन करने के उपरांत रॉ मटेरियल हमारे फर्म के पास बचता है वो फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे। जब ये माइनस होगा हमारा, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगा वो मटेरियल कंज्यूम्ड का आएगा, अर्थात इतना मटेरियल हम प्रोडक्शन पे क्या किए हैं, इतने एक्सपेंस मेरा मटेरियल पे आ गया है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड, यही दिखाता है। इसमें फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज। उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्ट वेजेज होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है डायरेक्ट वेजेज, इसको ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारा डायरेक्ट वेजेज होगा, जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, उसको ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद यहाँ, वो मेरा होगा प्राइम कॉस्ट। यही मेरा मूल लागत होगा, प्राइम कॉस्ट होगा। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा कैरेजिंग ऑन रॉ मटेरियल। अगर हम जो परचेज करते हैं रॉ मटेरियल और उसके कैरेजिंग पे जो एक्सपेंस आता है वो हमको ऐड करना पड़ेगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्म के पास बचता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, उसमें हम उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा उसको ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेज को ऐड करेंगे, तो ये मेरा आएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये हम प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। कॉस्ट में फिर एक दूसरा आएगा वर्क कॉस्ट, या इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे,
जो यहाँ प्राइम कॉस्ट हम निकाले हैं, ये प्राइम कॉस्ट आप जो देख रहे हैं, इस प्राइम कॉस्ट को यहाँ सबसे पहले हम रखेंगे। क्योंकि ये वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो मेरा ये प्राइम कॉस्ट भी इसमें ऐड होगा, इस बात को समझ लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, प्राइम कॉस्ट लेंगे। अब इसमें ऐड क्या क्या करेंगे सो देख लीजिए। ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट में आ गया है और इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा आएगा वर्क कॉस्ट में या फैक्ट्री कॉस्ट में, उसको ऐड करेंगे। फिर ऐड होगा इनडायरेक्ट लेबर, जो अब इनडायरेक्ट वेजेज एक्सपेंसेस तो यहाँ डायरेक्ट वाला डाल दिया है प्राइम कॉस्ट में, तो जो इनडायरेक्ट बचेगा उसको हम यहाँ डालेंगे। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, अगर कुछ फैक्ट्री पे ऊपरी व्यय होता है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर ऐड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस उसमें दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो उसके ओपनिंग बैलेंस को हम ऐड करेंगे और लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस को हम माइनस कर देंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा डिटेल्स में हम लोग इसका जब प्रश्न हल करेंगे तो देखेंगे। फिर लेस सेल ऑफ स्क्रैप इफ एनी, अगर कोई भी स्क्रैप हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड बचता है तो उसको अगर हम सेल करते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ लेस कर देंगे। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा इतने सारे को ऐड करने के बाद और ये दोनों को लेस करने के बाद जो वैल्यू मेरा आएगा वो हमारा होगा वर्क कॉस्ट। तो इस तरह से हम प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं और इस तरह से हम वर्क कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉस्ट हमारा क्या होगा। दोस्तों हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था तो दो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। और इसका हमने पहले ही बताया था कि ये मेनली 6 टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम लोग थर्ड देखेंगे, तीसरा देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस, इसको कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्क कॉस्ट निकालना जो देखा है दूसरा नंबर का, तो उसका अमाउंट हम लोग यहाँ लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर हम लोग वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ये मेरा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम यहाँ लिए हैं, यहाँ जो हम निकाले हैं उसको यहाँ लेंगे, इसका अमाउंट यहाँ रखेंगे, आर से यहाँ मैंने डाल रखा है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जो फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन का जो फिनिश हो चुका है उसका ओपनिंग स्टॉक इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड का उसको हम लेस करेंगे और लेस करने के बाद जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो मेरा निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आप देख लीजिए यहाँ इसका वैल्यू होगा। तो ये चौथा हो गया कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। पांचवा यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुँचने में जो कॉस्टिंग आ रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकाले हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ से जो हम वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसका अमाउंट हम यहाँ लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो एक्सपेंस आता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिए हम लोग। छठा होगा इसका सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होगा इसको समझ लीजिए। तो सेलिंग प्राइस के कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना पड़ेगा हमको प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ से आपने देखा हम लोग मूल लागत अर्थात प्राइम कॉस्ट से लेकर कैलकुलेशन जो किया वो सेलिंग प्राइस तक आ गए हैं। इसी प्राइस पे जो मेरा उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है,
जो प्रोडक्ट है वो इस प्राइस पे मार्केट में बिकेगा। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद। तो ये 6 प्रकार के हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और छठा हुआ सेलिंग प्राइस। इस तरह से हम लोग इसको 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलियत हो। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सभी को कंबाइन करके एक फॉर्मेट पढ़ेंगे और उसके आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ये जो आप लोगों ने अभी 6 प्रकार का अलग अलग हम आपको जो समझाए हैं इसको एक फॉर्मेट बनाएंगे जो बहुत बड़ा सा बनेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो हम आपको अभी आज जो है आज के क्लास में मेनली 2 टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं। एक तो आपको पढ़ाया है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दूसरा पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बनाएं, इसको अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया है आपको, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका भी नोट्स अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। दोस्तों इसका हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से रिलेटेड होता है, इसलिए पिछले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से इसका तैयारी कीजिए। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है आपके लिए हमने टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आपको जो भी कठिनाई हो, जो भी समस्या हो, आप हमारे सामने रख सकते हैं। जैसा कि पता है भारत में हर स्टेट में लॉकडाउन को एक्सटेंशन किया जा रहा है, बिहार में हो चुका है, अन्य राज्यों में भी हो चुका है। हमको लगता है कि कोविड-19 का जो अभी स्थिति है उससे पूरे भारत में पुनः लॉकडाउन होगा। तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोचिंग संस्थान खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे तो आप पढ़िएगा, उससे आपका समय निकलते जाएगा। ये एक विषम परिस्थिति है, वैश्विक आपदा है, तो इसमें आप उसके भरोसे नहीं रहिए। ऑनलाइन पढ़ाई करिए और जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो हम आपके एक बड़े भाई की तरह आपके साथ खड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले चैप्टर को कवर करते हुए इस चैप्टर का भी नोट्स बनाना शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके और वो भी अपने स्टडी को इस लॉकडाउन के पीरियड में आगे बढ़ा सके। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।